गुड मॉर्निंग। वी आर स्टडिंग एनिमल न्यूट्रिशन और हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ मिनरल्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस पोर्शन से मिलेंगे एंड दिस टॉपिक ओवरलैप्स विद द मेडिसिन टॉपिक ऑल्सो, सो इट बिकम्स very important. So what we'll study in today's classes, हम सबसे पहले मिनरल्स को डिफाइन करेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, देन we'll classify them based on their amounts. So classifying into macro, major और micro या फिर trace minerals. Then we'll determine the factors that affect the mineral requirement. Then we'll enumerate the general functions, the different functions of these minerals, basic functions that we can classify them in. Then we'll determine the metalloenzymes. Okay, it is very important. Multiple times questions have been asked from this portion. The different metalloenzymes. Okay, metalloenzymes are basically the enzymes containing metallic elements, and they are involved in chemical reactions inside our body, biological processes. Then we'll also understand the mineral nutrition. Okay, importance of soil, okay, forage, supplements, how these are interrelated. Then starting with our introduction, so basically there are 22 mineral elements. Okay, there might be more than that because as and when more and more discovery is being done, so अलग अलग और एलिमेंट्स के इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी में देखते जा रहे हैं, तो न्यूअर डिस्कवरीज से पता चलता है कि और भी ज़्यादा एलिमेंट्स मिनरल्स जो हैं वो ऐड हो जा रहे हैं. ठीक है, सो बेसिकली बट वी हैव 7 मेजर मिनरल्स. मेजर मिनरल्स जो हैं जिनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, ग्राम्स पर केजीज में रहती है. ओके, ग्राम्स पर केजी में इनकी क्वांटिटी रहती है, ज़्यादा अमाउंट्स में ये रहते हैं. तो ये 7 है टोटल: कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, then sodium, potassium, fluoride and sulfur. These 7 are very important. Okay, और ये major minerals कहलाते हैं. इनको कहते हैं major minerals because they are in larger quantities inside our body. इसलिए इनकी dietary requirements भी काफ़ी ज़्यादा होती है as compared to the micro or the trace minerals. Okay, but deficiency disorders जो हमको देखने को मिलती है वो सब में ही रहती हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि major में ज़्यादा रहती है माइक्रो में. ओके, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स और आपने जो पढ़नी है डेफिशिएंसी डिजीजेस वो सब में ही पढ़ेंगे. देन 15 ट्रेस मिनरल्स आर देयर. ओके, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयोडीन, जिंक, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, फ्लोरीन, सिलिकॉन, वेनेडियम, आर्सेनिक, निकल, क्रोमियम एंड स्ट्रॉन्शियम. तो बेसिकली 15 ट्रेस मिनरल्स हैं, बट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, ये जो स्टार्टिंग वाले हैं, ओके, फ्लोरीन तक, ये ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन्हीं की ही हम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे. क्रोमियम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आयोडीन, क्रोमियम जो है वो इंसुलिन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी इसका इम्पॉर्टेंस रहता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार. क्रोमियम इंसुलिन से इसका रिलेशनशिप रहता है. सो अपार्ट फ्रॉम दिस द अदर ट्रेस मिनरल्स जो फर्स्ट लाइन में लिखे हैं दोज आर मोर इम्पॉर्टेंट, और यहीं से ही क्वेश्चंस हमारे बनेंगे. So the minerals constitute 3 to 5% of body weight in most animals, and it varies also, but it is always 3 to 5%. Okay, ये भी आपने याद रखना है डेटा. जो मिनरल जो होता है it constitutes 3 to 5% of body weight in most animals. 3 to 5% value needs to be remembered. ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 3 to 5% रहता है. ठीक है, एंड अदर माइक्रो मिनरल्स प्रेजेंट बट सिग्निफिकेंस इज अननोन. और भी हो सकते हैं, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे और भी ज़्यादा डिस्कवरी होती जा रही है तो और भी ज़्यादा माइक्रो मिनरल्स ऐड होते जा रहे हैं. ठीक है, जैसे जैसे उनकी इम्पॉर्टेंस हमारी बॉडी में डिस्कवर होती जा रही है. ठीक है, हमें और समझ आ रहा है कि इनका हमारी बॉडी में क्या सिग्निफिकेंस है. ठीक है, क्या ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, तो उसकी अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो डिसऑर्डर्स भी हमें पता चल रहे हैं. सो वी आर एडिंग मोर एंड मोर माइक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स इन द लिस्ट. देन नॉट ऑल एलिमेंट्स इन फूड आर मिनरल. इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मैनी फंक्शन एज ऑर्गेनिक. सो बेसिकली जो हम वर्ड मिनरल यूज़ करते हैं इट इज़ ओनली फॉर द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. एलिमेंट्स जो आपको पता है पीरियोडिक टेबल के
दोज आर ऑल एलिमेंट्स, ओके, एंड दीज आर एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटॉमिक, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं दोज आर ऑल, दे कैन बी आइदर मिनरल्स, ओके, मिनरल्स यानी कि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स या ऑर्गेनिक, जैसे कि सल्फर भी रहता है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोथ कैन बी देयर, और जो इनऑर्गेनिक हैं उन्हीं को हम मिनरल्स कहते हैं इन आर डेली, इन आर एनिमल न्यूट्रिशन। हमारे एनिमल न्यूट्रिशन की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है उसको हम मिनरल कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी पीरियोडिक टेबल है उसमें बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं एंड दोज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, और डेफिशिएंसी उनकी वजह से भी देखने को मिलती है। सो मिनरल एलिमेंट्स जब हम अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल कर रहे थे उस टाइम पे हमने टोटल ऐश देखा था। मफल फर्नेस में जब हम 600 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा किसी भी अपने फीड स्टफ को रखते हैं तो होल ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म हो जाता है और जो बचता है दैट इज मिनरल कंपोनेंट। ऐश जो है दैट इज द मिनरल कंपोनेंट, ओके, मिनरल एज वेल एज सिलिका। ऐश में मिनरल और सिलिका होता है, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो पूरा बर्न हो जाता है, जल जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, और जो बच जाता है दैट इज ओनली द मिनरल्स एंड द ऑर्गेनिक मिनरल्स एज वेल एज सिलिका कंपोनेंट, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द टोटल ऐश। तो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल से हम इसको टोटल ऐश जब कैलकुलेट करते थे तब हमें पता चलता था कि इसका मिनरल कंपोनेंट, इसका मिनरल परसेंटेज कितना होगा, ठीक है, वहाँ से हमको एस्टिमेट लगता था। सो टोटल मिनरल कंटेंट ऑफ ए फूड आफ्टर इंसिनरेशन, इंसिनरेशन मतलब मफल फर्नेस में जब उसको हम जला देते हैं, कंटेन्स द ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन, ओके। देन द मिनरल एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं एज मेजर यानी कि मैक्रो, या फिर ट्रेस यानी कि माइक्रो, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड जो मेजर एलिमेंट्स में भी कैल्शियम फॉस्फोरस जो है वो ही कॉन्स्टिट्यूट्स 70% ऑफ द टोटल मिनरल कंटेंट ऑफ एनिमल बॉडी, ठीक है। टोटल का 70% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ऑफ कोर्स इट विल बी सो, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि ये एक मेजर मिनरल है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये मेजर है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, और उसमें भी इसका कितना होता है 70%, ओके। टोटल बॉडी का 70% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मिनरल में दैट इज फ्रॉम द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इन दोनों से ही इतना 70% जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द basic introduction. Now coming to the terminologies, okay, so starting with the definitions, okay, so what is, as I said, ठीक है, जो जितने भी पीरियोडिक टेबल में रहते हैं those are all elements, ठीक है, और उसमें से जो कि ऑर्गेनिक पोर्शन है उसको अगर हम सेपरेट कर दें तो जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है those are minerals, but sometimes the minerals as well as the elements are used interchangeably as well. So in practical nutrition the term mineral is generally used to denote all the mineral inorganic elements. However not all the elements are minerals, क्योंकि यहाँ कैल्शियम नहीं आएगा, यहाँ पे कार्बन आएगा. This is carbon not calcium. So this is basically carbon not calcium. यहाँ पे आएगा कार्बन, ठीक है, कार्बन है ये, कैल्शियम नहीं है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दीज आर बेसिकली द ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ये ऑर्गेनिक पोर्शन होता है. एंड मिनरल्स आर फाउंड एज सॉल्ट्स एंड कैन बी अ कॉम्बिनेशन. तो मिनरल एज सच भी हो सकता है, यूजुअली सॉल्ट की प्रेजेंस में, सॉल्ट की फॉर्म में होता है. जैसे कि कैल्शियम को जब हम पढ़ रहे थे तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट एक्सेट्रा सॉल्ट की कॉम्बिनेशन में रहता है ऑफ डिफरेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. इन सम बुक्स जैसे मैंने आपको बताया इंटरचेंजेबली भी इसको यूज़ किया जाता है वर्ड्स को. देन मेजर या मैक्रो एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट जैसे मैंने आपको बताया बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स में जो कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो 7 है ये इन टोटल, 7 मेजर यानी कि मैक्रो एलिमेंट्स. कैल्शियम, फॉस्फोरस जो कि
टोटल ये दोनों ही 70% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. देन मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड सल्फर. ठीक है, तो ये सात जो हैं ये हैं मेजर यानी कि मैक्रो एलिमेंट्स. देन सेकेंड चीज़ जो है दैट इज ट्रेस यानी कि माइक्रो एलिमेंट्स. तो जिनकी क्वांटिटी मेजर से कम रहती है दोज आर माइक्रो एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स. देन मेटालो एंजाइम्स, जैसे मैंने आपको बताया था, एंजाइम्स दैट कंटेन अ मेटल एज अ स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक कॉम्पोनेंट. तो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक कॉम्पोनेंट ये भी हम आज टेबल पढ़ेंगे मेटालो एंजाइम्स का, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. देन एंजाइम्स जिसमें एक मेटल प्रेजेंट होता है, सिंपली एज द नेम सजेस्ट मेटालो एंजाइम्स. दीज आर द एंजाइम्स विच कंटेन मेटालिक एलिमेंट्स. बेसिक यही इसकी डेफिनेशन है. एग्जाम्पल्स, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जिसमें कॉपर होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जिसमें जिंक होता है. मल्टीपल टाइम्स दिस हैज बीन आस्क्ड. ठीक है, जिंक में कौन सा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज. ठीक है, ये इसमें कौन सा होता है, जिंक. सो दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक कॉमन क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड. ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि जिंक में क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, इन सब में क्या होता है, जिंक. कौन सा मेटल होता है, जिंक. वेयर एज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसमें कौन सा होता है, इसमें होता है कॉपर. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन बनता है. फॉर एग्जाम्पल ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज, ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज में क्या होता है, सिलेनियम. सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन स्टार्टिंग विद द मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स. तो इनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट, एक्चुअल बॉडी में कितना कंसंट्रेशन रहती है इसकी. ठीक है, बेसिक कंसंट्रेशन कितनी रहती है बॉडी के अंदर. सो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस इनसाइड द बॉडी, तो उसी के हिसाब से हमारी एनिमल बॉडी में रिक्वायरमेंट भी उसके हिसाब से रहती है. इट इज़ प्रोपोर्शनल टू दैट. जितनी ज़्यादा बॉडी में कंपोजिशन होगी उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी डाइट में. ठीक है, बिकॉज टू कॉन्ट्रीब्यूट इट टूवर्ड्स द बॉडी फॉर्मेशन, तो उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट डाइट में भी रहती है. नॉट टू द एक्सटेंड, मतलब उतनी ग्राम्स पर केजी नहीं होगी, ऑफकोर्स उतनी ज़्यादा सेम लेवल पे नहीं होगी, बट इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो कैल्शियम होता है 15 ग्राम्स पर केजी. आप नोटिस करो, इन केस ऑफ मेजर मिनरल्स इट इज़ ग्राम्स पर केजी, वेयर एज इन द केस ऑफ ट्रेस इट इज़ मिलीग्राम्स पर केजी. ठीक है, मिलीग्राम्स पर केजी में है और ये ग्राम्स पर केजी में है. सो स्टार्टिंग विद द कैल्शियम, कैल्शियम मीन्स इसमें बॉडी में कंसंट्रेशन कितनी रहती है, 50 ग्राम्स पर केजी. देन फॉस्फोरस 10 ग्राम्स पर केजी. मैग्नीशियम 0.4 ग्राम्स पर केजी. ये भी इंपॉर्टेंट है, 0.4 ग्राम्स पर केजी. अभी तो ये ग्राम्स पर केजी में है, आगे जब हम पढ़ेंगे विल स्टडी इट इन परसेंटेज एज वेल, तो उस टाइम पे वो क्वेश्चन आ जाता है कई बार. ठीक है, परसेंट वाला भी आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में. देन 15, देन 10.4. देन सोडियम कितना होता है, 1.6 ग्राम्स पर केजी. पोटेशियम 2 ग्राम्स पर केजी. देन क्लोरीन 1.1 एंड सल्फर 1.5. ठीक है, तो ये वैल्यूज़ अगर हो सके तो आपको याद भी कर लेनी है, क्योंकि ये यहीं से परसेंटेज वैल्यूज़ भी निकलती हैं. ठीक है, ग्राम्स पर केजी मीन्स पर 1000 और परसेंट में पर 100 रहेगा. ठीक है, तो वैल्यूज़ जो है वो इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं. बट दीज वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछा भी जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताई 0.4 ग्राम्स पर केजी, ये भी आ जाता है एग्जाम में. सो दीज वर ऑल द मेजर मिनरल्स और उनके लेवल्स कितने होते हैं. ठीक है, 15, 10.4, 1.6, 2, 1.1 एंड 1.5. हो सकता है कभी कहीं पे लिखा होगा कि ये भी 1.3 है. ठीक है, किसी जगह पे इसकी वैल्यू 1.3 भी हो सकती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई और बुक देखेंगे, रेफरेंस बुक, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कई बार इसकी वैल्यू 1.3 भी हो सकती है, बिकॉज क्योंकि ये बॉडी की कंपोजिशन की बताई गई है, तो ये वेरी भी करता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 1.5 होगा, 1.3 भी हो सकता है. तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, इट इज़ 1.5, तो ये 1.3 भी हो सकता है. देन नेक्स्ट इज द ट्रेस मिनरल्स. ठीक है, ट्रेस मिनरल्स की इतनी ज़्यादा आपको एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, नहीं होता है याद तो कोई बात नहीं, बट मेजर मिनरल्स इंपॉर्टेंट है. देन आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयोडीन, जिंक, मॉलिब्डेनम एंड सेलेनियम. यही मेजर और माइनर मिनरल्स जो हैं, इनके ही रोल इनसाइड द बॉडी और कंसर्न डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड इन सम केसेस द टॉक्सिसिटी,
सिम्टम्स एंड द डिजीजेस एसोसिएटेड विद इट ऑल्सो। जब हम इंटर रिलेशनशिप पढ़ेंगे मिनरल्स के, वहाँ पे हम देखेंगे कि मॉलिब्डेनम जब एक्सेस में हो जाता है तो वो कॉपर के साथ कॉपर की डेफिशिएंसी करवा देता है, ठीक है। और उसी के साथ जो डिजीज एसोसिएटेड है दैट इज टर्ट स्कोर्स एंड पीट स्कोर्स, ठीक है। तो ये सब जो है ये दिस इज द इंटर रिलेशनशिप। जब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में तो इन फर्दर क्लासेस तो हमें पता चलेगा कि इंटर रिलेशनशिप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ मिनरल्स। जैसे हमने प्रोटीन में भी पढ़ा था, अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड अगर एक्सेस में हो जाए, फॉर एग्जांपल मिथ्योनिन, तो वो दूसरे अमाइनो एसिड्स की डेफिशिएंसी करवा देता है बिकॉज ऑफ दिस इंटर रिलेशनशिप ओनली, ठीक है। क्योंकि वो दूसरे अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करवा देता है और वो साथ में उसकी डेफिशिएंसी करवा देता है। सो दिस इज ऑल द इंटर रिलेशनशिप। तो ये इंटर रिलेशनशिप यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है मिनरल्स में स्पेशली, ठीक है। मॉलिब्डेनम और कॉपर में ये देखने को मिलता है। देन कभी कभी इंटर रिलेशनशिप होता है विटामिन एंड मिनरल्स के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कैल्शियम और विटामिन डी का आपको मिलता है, देन सेलेनियम एंड विटामिन ई, देन इवन जिंक और विटामिन ए का भी रिलेशनशिप रहता है। सो दीज थिंग्स, दीज क्वेश्चंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इजी है यहाँ से आंसर सही करना, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड चीज़ें आपको याद रखनी है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करना। उतना चीज़ें याद रखेंगे देन यू विल स्कोर वेरी गुड इन द फाइनल एग्जाम। सो अगेन ट्रेस मिनरल्स एंड मेजर मिनरल्स, सो दीज वर ऑल द, उनकी वैल्यूज कितनी रहती है बॉडी में, कंपोजिशन ये याद रखना है। दिस इज इन ग्राम्स पर केजी एंड दिस वन इज द ट्रेस मिनरल्स कितने होते हैं mg पर केजी में, ठीक है। देन नेक्स्ट कमिंग टू द मिनरल एंड मिनरल न्यूट्रिशन एंड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मिनरल कंसंट्रेशन। तो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी एनिमल में और उसको वो अवेलेबिलिटी उतनी मिल रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द मिनरल कंसंट्रेशन, ठीक है। जितना फॉरेज में होगा मिनरल कंसंट्रेशन, उतना ही जब एनिमल उसको कंज्यूम करेंगे तो उनकी बॉडी में भी उतना ही अवेलेबल होगा। यानी कि डाइटरी इन्फ्लुएंस जो है वो डाइटरी इन्फ्लुएंस इज लिंक्ड विद द मिनरल कंसंट्रेशन इन द फॉरेजेस। स्टार्टिंग विद द जीनस, स्पीशीज या स्ट्रेन। कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट फीड स्टफ्स एब्जॉर्ब डिफरेंट मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स जो हैं वो सिलेनियम एक्यूमुलेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रागेलिस एक ऐसा प्लांट है जो सिलेनियम को एक्यूमुलेट करता है फ्रॉम द सॉइल। अगर जो वहाँ पे रहने वाले कैटल, बफलो, शीप, गोट उस प्लांट को कंज्यूम करते हैं तो उनकी बॉडी में सिलेनियम जो है वो एक्सेस में हो जाएगा, विच मीन्स उनकी बॉडी में सिलेनियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो जो डिजीज होगी दैट इज द डिग्नाला डिजीज, जो कि कॉमनली ऑब्जर्व होती है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द सिलेनियम एक्यूमुलेटर, जो कि कुछ एरियाज में ज़्यादा पाया जाता है। तो वो प्लांट जो है वो सॉइल से सिलेनियम को एक्यूमुलेट करता है और अपनी बॉडी में यानी कि प्लांट में वो स्टोर कर देता है। तो जो भी उस प्लांट को कंज्यूम करेंगे तो उनकी बॉडी में भी डायरेक्टली सिलेनियम टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी प्रेजेंट इन एक्सेस ऑफ इट्स एक्चुअल रिक्वायरमेंट, सो इट विल लीड टू टॉक्सिक सिम्टम्स, टॉक्सिसिटी। सो स्लफिंग ऑफ हूव्स, ये सब डिजीज उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो दैट इज द डिग्नाला डिजीज, ठीक है, फॉर बिकॉज ऑफ सिलेनियम टॉक्सिसिटी। जब हम सिलेनियम पढ़ेंगे तब हम इसको दोबारा से देखेंगे। बट सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जो प्लांट का जो स्पीशीज है, प्लांट का जो जीनस है, उसकी जो स्ट्रेन है, इन सब पे डिपेंड करेगा कि एनिमल को कितनी अवेलेबिलिटी हो रही है उस मिनरल की, ठीक है। एंड इन सम केसेस, जैसे मैंने आपको इन द इनिशियल क्लास मैंने आपको बताया था कि लेग्यूम्स जो होते हैं, लेग्यूम्स आर वेरी न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशनल कंटेंट जो होता है लेग्यूम्स का, उनका ग्रासेस से और बाकी चीज़ों से ज़्यादा होता है। मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था कि उसमें कैल्शियम एंड क्रूड प्रोटीन की वैल्यू ज़्यादा होती है। इवन विटामिन ए उसका कंटेंट भी, विटामिन का कंटेंट भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। कैल्शियम भी ज़्यादा रहता है लेग्यूम्स में, कैल्शियम भी ज़्यादा रहेगा, मिनरल्स भी ज़्यादा रहेंगे, विटामिन भी ज़्यादा रहेंगे लेग्यूम्स में। सो विच मीन्स दैट कि जीनस और जो स्पीशीज जो एक्चुअल में प्लांट का जो फीड स्टफ जो प्लांट पे डिपेंड करेगा
बेसिकली प्लांट पे डिपेंड करेगा कि उसमें कंपोजिशन कितनी, मिनरल कंपोजिशन विल डिपेंड ऑन द वेराइटी ऑफ प्लांट दैट इज देयर। तो लेग्यूम्स में ये ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्रासेस। मोस्ट मिनरल्स यहाँ पे जितने भी मेजॉरिटी में है सब में ही लेग्यूम्स जो है वो वेरी न्यूट्रिटिव रहते हैं, तो उसमें सारे ही मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू ग्रासेस। देन क्लाइमेट और सीजन पे भी ये चेंज करता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, टेम्परेट क्लाइमेट में, तो उससे भी मिनरल की जो प्रेजेंस है वो सॉइल में अफेक्ट करती है। मिनरल की प्रेजेंस अगर सॉइल में चेंज हो रही है तो प्लांट के अंदर भी डायरेक्टली चेंज हो जाती है। देन स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, जो यंगर प्लांट्स हैं उसमें सबका कंटेंट, मिनरल, विटामिन कंटेंट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कंटेंट, सबका ही कंटेंट ज़्यादा रहता है। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, इवन इनऑर्गेनिक मैटर, दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा रहती हैं जो यंगर शूट्स होते हैं, यंगर प्लांट्स होते हैं। वेयर एज जब ज़्यादा मेच्योर प्लांट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, ड्राई मैटर कंटेंट इंक्रीजेस और लिग्निन और बाकी फाइब्रस कंटेंट वो इंक्रीज हो जाता है। वेयर एज द ऑर्गेनिक मैटर एंड द इनऑर्गेनिक मैटर, द मिनरल कॉम्पोनेंट, वो कम हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। देन फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स का बेसिकली ये मतलब है मॉडिफिकेशन जो की जा रही है, यानी कि अगर बाहर से कुछ और चीज़ें डाल दी हैं, यानी कि नाइट्रेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज़ किया है तो उसका नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाएगा, सो इट विल फर्दर अफेक्ट। कई बार फॉस्फेट फर्टिलाइजर यूज़ किया तो फॉस्फोरस कंटेंट विल इंक्रीज एंड देयर बाय बाकी चीज़ों में बाकी चीज़ें भी अफेक्ट हो जाएंगी। तो दूसरा कंटेंट, दूसरा मिनरल, क्योंकि इंटर रिलेशनशिप रहता है, दूसरा मिनरल जो होता है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए मिनरल स्टेटस जो होता है वो सॉइल का अफेक्ट हो रहा है, तो मिनरल स्टेटस प्लांट का भी अफेक्ट होता है। देन द टाइप ऑफ सॉइल कंपोजिशन, एसिडिक सॉइल है या एल्केलाइन सॉइल है, जब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होती है तो उस टाइम पे भी हम पढ़ेंगे, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी में भी पढ़ेंगे। समटाइम्स एसिडिक सॉइल विल बी देयर, समटाइम्स एल्केलाइन सॉइल विल बी देयर, सो इट विल डिपेंड अपॉन द मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल विल डिपेंड ऑन द वेदर द सॉइल इज एसिडिक और एल्केलाइन इन नेचर। और उसी तरह से अगर सॉइल का चेंज हो रहा है तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है प्लांट से एंड देन डायरेक्टली टू द एनिमल एज वेल। देन इरिगेशन, वाटर, कितना वाटर इनटेक है, ठीक है, वाटर कितना आपने ऐड किया है सॉइल में, सो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट। देन अगेन लेगुमिनस और ग्रास स्पीशीज में क्या डिफरेंस होता है, मैक्रो मिनरल्स ज़्यादा रहते हैं, आप लेगुमिनस में ज़्यादा मैक्रो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ओके, ऑल दीज मैक्रो मिनरल्स विल बी मोर। देन प्रोटीन, सीड्स और डाइट्री सप्लीमेंट्स जो होते हैं तो उसमें भी ये लेगुमिनस में ज़्यादा रहते हैं। देन सीड मिनरल्स वर्सेस सीरियल्स, उसमें भी ज़्यादा रहता है। सो बेसिकली सीरियल्स लोअर होते हैं, ये लेगुमिनस जो है वो स्टार्टिंग का ही है। सेकेंड उसमें प्रोटीन, सीड्स और डाइट्री सप्लीमेंट्स भी मोस्ट मिनरल्स में ज़्यादा, यानी कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। पहले ये टेबल थोड़ा गलत बना है, इसमें ये कंपैरिजन जो है ये सिर्फ यहाँ तक ही है, लेग्यूम्स वाला कंपैरिजन। उसके बाद ये कंपैरिजन किया गया है प्रोटीन, सीड्स और डाइट्री सप्लीमेंट्स में, विच मीन्स कि प्रोटीन सीड्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा मिनरल्स रहेगा, और अगर सीड के मिनरल्स और सीरियल्स के बीच में कंपेयर करें तो सीड्स में ज़्यादा मिनरल होते हैं, ठीक है। उसी तरह से प्रोटीन में ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, जिस तरह से लेगुमिनस फॉडर में ज़्यादा मिनरल्स रहेंगे, ओके। देन अगेन जो हमने अभी डिस्कशन की थी, सॉइल की पीएच से कैसे मिनरल अपटेक अफेक्ट होता है। सो अगेन मिनरल अपटेक बाय प्लांट्स इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉइल पीएच। एक चीज़ तो थी कि अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल इन द सॉइल इटसेल्फ, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द पीएच। देन द अपटेक ऑफ दोज मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द सॉइल, यानी कि उस सॉइल में, ठीक है, पीएच कितनी है। अगर उसकी पीएच जो है वो एसिडिक होगी तो मॉलिब्डेनम जो है वो ज़्यादा अपटेक होगा। मैंने आपको बताया था मॉलिब्डेनम और कॉपर का एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप रहता है। मॉलिब्डेनम कॉपर की डेफिशिएंसी करवाता है जब मॉलिब्डेनम एक्सेस में रहता है, ठीक है। सो अगर एसिडिक सॉइल होगी तो मॉलिब्डेनम ज़्यादा अपटेक होगा, प्लांट का मॉलिब्डेनम का अपटेक विल इंक्रीज, तो मॉलिब्डेनम का बढ़ जाएगा तो कॉपर का और साथ ही साथ मैंगनीज का भी कम हो जाता है, ठीक है। सो देयर इज एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन दीज मिनरल्स। तो एसिडिक सॉइल में मॉलिब्डेनम बढ़ जाता है, एल्केलाइन में भी
एल्केलाइन सॉइल में कंडीशनड कॉपर डेफिशिएंसी, कैलकेरियस सॉइल्स यानी कि जिसमें कैल्शियम ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो सॉइल पीएच कैन बी रेज्ड, तो इसको एल्केलाइन सॉइल हम प्रेफर करेंगे अगर कॉपर की डेफिशिएंसी एनिमल्स में ऑब्जर्व की जा रही है, ठीक है। तो उस केस में हम उसमें एल्केलाइन सॉइल कर देंगे। अगर वो एसिडिक सॉइल है तो उसको लाइमिंग कर देंगे, वहाँ पे लाइम ऐड कर देंगे, जिससे सॉइल जो है उसकी पीएच जो है वो बढ़ जाए, एल्केलाइन सॉइल हो जाए वो, ताकि कॉपर की अपटेक भी इंक्रीज हो जाए और मोलिब्डेनम की अपटेक कम हो जाए। सो दिस वाज रिलेटेड टू द सॉइल पीएच, कैसे मिनरल अपटेक एंड मिनरल प्रेजेंट अवेलेबिलिटी को भी डिपेंड करेगा और मिनरल की अपटेक को भी डिपेंड करेगा। बोथ ऑफ दीज विल डिपेंड ऑन द सॉइल पीएच। नेक्स्ट कमिंग टू द मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं। देन जैसे मैंने आपको बताया सॉइल, प्लांट और एनिमल, यही रिलेशनशिप रहेगा। सॉइल में जो मिनरल है वो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और वहीं से एनिमल्स में आएगा थ्रू डाइटरी इनटेक। तो कोबाल्ट और सिलेनियम, सो डेफिशिएंसी इन सॉइल्स रिफ्लेक्ट्स एज डेफिशिएंसी इन लाइवस्टॉक। जैसे मैंने आपको बताया था सिलेनियम का एग्जांपल देके, एस्ट्रागेलस इज सिलेनियम एक्यूमुलेटर, ठीक है। सो सिलेनियम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है सॉइल की अवेलेबिलिटी, सॉइल में प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स। सिलेनियम सॉइल में कितना है, कितना प्लांट अपटेक कर रहा है, बेसिकली एक्यूमुलेट कर रहा है अपने अंदर, तो एनिमल्स में टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। जहाँ पे डेफिशिएंट होएगी सिलेनियम सॉइल, अगेन सिमिलर केस विल बी ऑब्जर्व्ड। कोबाल्ट के केस में भी सेम है, ठीक है। आगे जब हम इसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कुछ एरियाज में कोबाल्ट जो है, जिसके नाम पे कोबाल्ट की डेफिशिएंसी डिजीज भी पड़ी है, उन एरियाज में कोबाल्ट की डेफिशिएंसी थी और सॉइल में ही डेफिशिएंट था वो। देन मोलिब्डेनम, जैसे हमने पढ़ा, इंक्रीज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फेटिक fertilizers. Increased molybdenum induces copper deficiency in sheep and cattle. So again phosphorus fertilizers अगर ज़्यादा होंगे तो molybdenum भी increase हो जाएगा. Then copper retention depressed when molybdenum and herbage protein concentration are high. So again simple molybdenum के साथ antagonistic relationship. Then selenium 6 to 14 times higher in sugarcane tops. Then again similarly जैसे एस्ट्रागेलस का एग्जाम्पल था उसी तरह से सिलेनियम का एक और एग्जाम्पल है शुगरकेन टॉप्स जो है, एंड दैट टू इन द सेलेनिफेरस एरियाज जहाँ पे सिलेनियम नॉर्मली ही ज़्यादा प्रेजेंस हो, ठीक है। नॉर्मली सिलेनियम जो है वो ज़्यादा रहेगा सॉइल में, वहाँ पे शुगरकेन टॉप्स जो है फर्दर उसका इंक्रीज कर देंगे क्योंकि एक्यूमुलेट करते हैं। नॉन सेलेनिफेरस सॉइल्स जो है वहाँ पे ऑपोजिट इफेक्ट मिलेगा। जब सॉइल में ही सिलेनियम नहीं है, बेसिकली ये मिनरल्स जो होते हैं सॉइल में वो रॉक की डिग्रेडेशन से भी होता है। जो सॉइल बनती है दैट इज बेसिकली इट इज़ अ डिग्रेडेशन ऑफ रॉक, केमिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, अलग अलग वेज से जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, जो नीचे सतह पे होते हैं वो डिग्रेड होते जाते हैं, धीरे धीरे सॉइल बनती है। ऊपर अपर लेयर जो होती है वो धीरे धीरे सॉइल बनती है। सो दिस इज बेसिकली सॉइल प्रोफाइल। अगर आप सॉइल प्रोफाइल देखेंगे तो सबसे नीचे जो बेड रॉक ऑफ मिनरल्स होता है वहाँ से रॉक्स जो होते हैं वो डिग्रेड होते हैं थ्रू वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंट मेथड्स आर देयर फॉर वेदरिंग, तो उससे ही सॉइल बनती है। सो उसी से सॉइल बनेगी। तो उसी तरह से जो रॉक्स जो होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में जिस टाइप के रॉक्स मिलेंगे उसमें जिस टाइप का एलिमेंट अवेलेबल होगा, जिस टाइप का एलिमेंट होगा उसी टाइप की सॉइल में वो एलिमेंट ज़्यादा होगा। इसीलिए कहते हैं कि ये इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द एरिया, ठीक है। तो सेलेनिफेरस और नॉन सेलेनिफेरस का ये कंसेप्ट है। सो जिप्सम एप्लीकेशन रिड्यूसेस सेलेनियम लेवल्स इन द पास्चर्स। उसी तरह से जैसे हमने मोलिब्डेनम को रिड्यूस किया था एल्केलाइन पास्चर से, उसी तरह से जिप्सम अगर जहाँ पे रहता है वहाँ पे सेलेनियम जो है वो कम हो जाता है। देन अगेन जिंक इन सेलेनियम कंटेंट इन ग्रेन पास्चर्स रिफ्लेक्ट्स सॉइल स्टेटस। सो इनडायरेक्टली भी हमको पता चल सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर एनिमल मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी शो कर रहा है, तो ग्रास टैगर्स भी इसको कहते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि उस एरिया में अगर हम चेक करें तो वहाँ की जो फॉरेज है वहाँ पे भी उस एलिमेंट की, उस मिनरल की डेफिशिएंसी हमको मिल जाएगी। तो इट इज़ इनडायरेक्टली हमें ये भी पता चलता है कि उस एरिया में कौन से मिनरल डेफिशिएंट है। इसीलिए जब भी हम मिनरल की सप्लीमेंटेशन करवाने की बात करते हैं तो वो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से होना चाहिए। सो मिनरल सप्लीमेंटेशन शुड बी बेस्ड ऑन द
एरिया, जोग्राफिकल एरिया इनटू कंसिडरेशन। जिस जोग्राफिकल एरिया में कौन सा एलिमेंट डेफिशिएंट होता है उस एरिया में उस मिनरल की सप्लीमेंटेशन बढ़ा देनी चाहिए। देन आयोडीन अगेन, okay, growth requirement of plants for iodine, selenium, cobalt are negligible. Plants don't really need this but animals do. So iodine जो है वो कभी कभी प्लांट जो है वो आयोडीन का अपटेक बहुत कम कर देता है। तो जो लोग सिर्फ आयोडीन जो है वो डायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट है तो वहाँ पे भी वो डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है। जितने ज़्यादा कोस्टल एरिया से दूर दूर जाते हैं सॉइल में आयोडीन की डेफिशिएंसी जो है वो बढ़ती जाती है। तो हिली एरियाज में आयोडीन की डेफिशिएंसी ज़्यादा ऑब्जर्व होती है, वहाँ गॉइटर ज़्यादा पाया जाता है। देन मैग्नीशियम ऑल्सो, जैसे मैंने आपको बताया ग्रास, टेटनी, सेम, ओके, लो मैग्नीशियम, हाइपोमैग्नीसीमिया। सो नेक्स्ट कमिंग टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मिनरल रिक्वायरमेंट्स, ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मिनरल रिक्वायरमेंट्स इन द एनिमल। सो एक तो अगेन सिंपल एनिमल में रिक्वायरमेंट किस, तो एक तो सबसे पहले स्पीशीज, ओके, एनिमल कौन सा है दैट विल ऑल्सो डिपेंड, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट इन द केस ऑफ कोबाल्ट इन द केस ऑफ रूमिनेंट्स इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि उससे साइनोकोबालामीन बनेगा, विटामिन B12 बनेगा। सो इसलिए मैंने जैसे आपको बताया था विटामिन का मिनरल के साथ इंटर रिलेशनशिप अगेन, तो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द स्पीशीज एज वेल, स्पीशीज ऑफ द एनिमल एज वेल। सो अगेन डाइटरी इंटरेक्शन जो अभी हमने पढ़ा, इंटर रिलेशनशिप अमंग मिनरल्स और बिटवीन मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक फ्रैक्शंस यानी कि विटामिन ऑल्सो, तो रिजल्ट इन एनहांस्ड और डिक्रीज्ड मिनरल यूटिलाइजेशन से मोलिब्डेनम कॉपर एंटागोनिज्म, आयरन कॉपर कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो, कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हॉर्सेस में ऑस्टियोडिस्ट्रोफी फाइब्रोसा कर देता है जब फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कैल्शियम जो होता है उसका कंटेंट कम हो जाता है, तो फाइब्रस जॉ हो जाता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम फॉस्फोरस की रेशियो भी वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, 2:1 रहनी चाहिए। तो डाइटरी इंटरेक्शंस पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसका। देन एक्चुअल अमाउंट ऑफ मिनरल, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ मिनरल इन द डाइट में इन्फ्लुएंस अवेलेबिलिटी। सिमिलरली जैसे ही डाइट में जो एक्चुअल अमाउंट है वही इट विल बी अवेलेबल, दैट मच ओनली विल बी अवेलेबल। सो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मिनरल दैट इज प्रेजेंट इन द डाइट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल। देन मिनरल स्टेटस ऑफ द एनिमल, अभी एनिमल में एनिमल की बॉडी में ऑलरेडी उसकी एक्सेस है तब भी हम उसकी डाइटरी सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, देन इट विल लीड टू टॉक्सिक सिम्टम्स। अदरवाइज बॉडी में डेफिशिएंसी है उस टाइम पे मिनरल सप्लीमेंटेशन हो रही है तो दैट इज अ बेटर, क्योंकि उस टाइम पे फिर उसकी अवेलेबिलिटी विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। द मिनरल स्टेटस ऑफ द एनिमल ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे कि आयरन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहता है, जब कभी भी आयरन जो है बॉडी में डेफिशिएंट है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी एक रहती है आयरन के साथ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी का। तो जब भी आयरन जो है बॉडी में, मान लीजिए कि आयरन बॉडी में डेफिशिएंट नहीं है, बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है आयरन की, अगर आप उस टाइम पे सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो आयरन की एब्जॉर्प्शन बॉडी से नहीं होगी, ठीक है, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगा आयरन को। वेयरएज अगर बॉडी में डेफिशिएंसी है, बॉडी को रिक्वायरमेंट है, चाहिए बॉडी को आयरन, उस टाइम पे आयरन की एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो द एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द requirement of the body, whether the body is deficient in that mineral, body में वो requirement है या नहीं है, और आयरन इसका वेरी गुड एग्जाम्पल। द मिनरल स्टेटस, ओके, देन द फॉर्म ऑफ द मिनरल, किस फॉर्म में वो अवेलेबल है, जैसे कि अगेन आयरन का एग्जाम्पल फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, ठीक है, दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं बट उसकी यूटिलाइजेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। फेरस किस में ज़्यादा होती है, नॉट अवेलेबल फेरस सल्फेट में ज़्यादा होती है, फेरिक में नहीं होती ज़्यादा। फेरस सल्फेट जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें ज़्यादा होएगी, वेयरएज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है फेरिक में उसमें ज़्यादा नहीं होती। बट जो फीड स्टफ होता है वहाँ पे ज़्यादातर फेरिक सल्फेट में होता है, फेरिक सल्फेट में रहता है, वो बाद में जब वो एब्जॉर्ब होना होता है वो फेरिक जो है वो फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा और फेरस सल्फेट ही बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। फेरस सल्फेट को एब्जॉर्प्शन जो होती है जब भी उस टाइम पे फेरिक जो है वो फेरस में कन्वर्ट हो जाता है और जब वो स्टोर होता है देन अगेन फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन ऑक्साइड
आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड इज नॉट अवेलेबल, बट फेरस सल्फेट कैन बी रेडिली utilized. Similarly, the form, oxidation state, salt type greatly affects the bioavailability. Bioavailability is directly dependent. Then presence of anti-nutritional factors. जब हमने anti-nutritional factors पढ़े थे तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था ऑक्सलेट जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है, कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, कैल्शियम अवेलेबल ही नहीं रहता जब ऑक्सलेट की फॉर्म में वो बाइंड कर जाएगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट में जब हमने पढ़ा था. देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द फाइटेट्स. फाइटेट्स हमने पढ़ा था कि फाइटेट जो होता है वो फॉस्फोरस के साथ बाइंड करके रह जाता है, तो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है. सो दीज आर ऑल द एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो कि मिनरल की बायो अवेलेबिलिटी पे इफेक्ट करवाते हैं और उसको रिड्यूस कर देते हैं. तो प्रेजेंस ऑफ एंटी मिनरल्स, फाइटेट्स, ऑक्सलेट्स डिटरमाइन द यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स. फाइटेट फॉस्फोरस पोरली अवेलेबल, और ये किसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोनोगैस्ट्रिक्स में, क्योंकि रूमिनेंट्स में तो हमने पढ़ा था फाइटेज एंजाइम होता है जो इसको ब्रेक डाउन कर देता है. मोनोगैस्ट्रिक्स में फाइटेज एंजाइम नहीं होता, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है यानी कि पोल्ट्री में, पिग्स में ऑब्जर्व हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फाइटेट. तो उसमें हम डाइटरी सप्लीमेंटेशन कर देते थे फाइटेज एंजाइम की, ठीक है. तो ये भी एक एग्जाम्पल है जब भी अवेलेबिलिटी को कैसे चेंज कर देते हैं. नेक्स्ट द जेनेटिक न्यूट्रिशन रिलेशनशिप. जेनेटिक न्यूट्रिशन रिलेशनशिप, तो कुछ स्पीशीज जो है वो कुछ स्पीशीज में ये ज़्यादा ऑब्जर्व होगा या कुछ जोग्राफिकल रीजन्स में ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जो है कुछ मिनरल की वो ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है. देन ब्रीड डिफरेंसेस भी हो सकते हैं. देन एज, सेक्स एंड प्रोडक्टिविटी. तो अगेन डायरेक्टली, ठीक है, तो कौन सी स्टेट में है एनिमल, ठीक है, प्रेग्नेंट एनिमल है, ग्रोइंग एनिमल है, मिल्क एनिमल है, लैक्टेटिंग एनिमल है, तो उस स्टेट पे भी वो उसकी अवेलेबिलिटी विल डायरेक्टली अफेक्ट. जैसे कि कैल्शियम, ओके, पार्चुरेंट एनिमल में, ठीक है, मिल्क फीवर ऑब्जर्व होता है बिकॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, तो उसमें भी वो ज़्यादा ऑब्जर्व होता है बिकॉज ऑफ कैल्शियम की अवेलेबिलिटी उसमें कम हो जाती है, और जो लॉस है, आउटपुट जो है कैल्शियम का, वो एकदम से बहुत ज़्यादा हो रहा होता है. सो दैट इज़ द, तो इसी की वजह से डाइटरी डेफिशिएंसी, डाइटरी सप्लीमेंटेशन जो है वो डिपेंड करती है. और हमने इसी को जब भी हमने डाइटरी सप्लीमेंटेशन करनी है तो इन सारे फैक्टर्स को हमने अपने दिमाग में रखना होता है जब भी हम सप्लीमेंटेशन करते हैं. तो दैट इज़ वाई दीज ऑल 7 फैक्टर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट कमिंग टू द जनरल फंक्शंस ऑफ मिनरल एलिमेंट्स. हम आगे जाके जब भी एक एक एलिमेंट को पढ़ेंगे, एक एक मिनरल को पढ़ेंगे, उस टाइम पे हम उनके फंक्शंस, उनके रोल, डिसऑर्डर्स और उनके अदर इंटर रिलेशनशिप, उस टाइम पे उनको इन डेप्थ पढ़ेंगे. नाउ अभी तो हम इसके जनरल फंक्शंस देख रहे हैं, जैसे स्ट्रक्चरल, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी, वो सब बेसिक फंक्शंस. सो स्टार्टिंग विद द प्रोटेक्टिव फंक्शंस. प्रोटेक्टिव फंक्शंस आपको पता है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से एलिमेंट्स, कौन से मिनरल्स जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं बेसिकली बॉडी को, ओके. जैसे कि आप देख सकते हैं इनामल जो होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम ओनली, तो इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है. कैल्शियम जो है प्रोटेक्टिव फंक्शन अपना ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में भी करता है, ठीक है, ताकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा ना हो. उस टाइम पे भी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में भी कैल्शियम का इज़ अ वेरी बिग रोल, ठीक है. कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग भी अफेक्ट हो जाती है. देन हार्डेस्ट सब्सटेंस आपको पता है इनेमल है, ठीक है. इसमें वाटर कंटेंट कम होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट भी कम होता है, ठीक है. इनऑर्गेनिक यानी कि मिनरल कंटेंट, कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा रहता है. सो दिस वाज द प्रोटेक्टिव फंक्शन. देन द स्ट्रक्चरल फंक्शन, अगेन बोन्स एंड टीथ किससे बने होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम ऑल्सो. सो दीज आर द ये आपको बॉडी को बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम जो है बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है. और फिर उसके अलावा मसल्स में भी फॉस्फोरस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देन इवन द सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ फॉस्फोरस. सो तब जब हम डेफिशिएंसी पढ़ेंगे फॉस्फोरस की, तो उस टाइम पे भी फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से जब आरबीसी जो होता है उनका ब्रेकडाउन बढ़ जाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस, क्योंकि उसका रोल है इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी. सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन, टीथ, skeletal structures. Then minerals are also part of the muscles, organs, blood cells, soft tissues, lipids, etc.
सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन. सबसे पहले हमने प्रोटेक्टिव फंक्शन देखे थे, बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करता है. देन हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर को कैसे, बेसिकली मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, सारे सिस्टम्स को कैसे वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्केलेटन प्रोवाइड करता है. देन नेक्स्ट आर द रेगुलेटरी फंक्शंस. रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या रहता है कि कैसे वो फ्लूइड बैलेंस, ओके, वाटर बैलेंस, ठीक है, ऑर्गेनिक ऑस्मो रेगुलेशन, ये सब में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कैसे वो बॉडी को रेगुलेट करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है. इवन द कार्डियक फंक्शन, ओके, दैट इज ऑल्सो, वो रेगुलेशन करना है कार्डियक सिस्टम का. उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सोडियम भी इन्वॉल्व होता है, कैल्शियम भी इन्वॉल्व होता है. सो regulates the heartbeats. Then the acid base balance, very important. acid base balance में भी chloride, sodium, ये सब important होते हैं. Then osmotic pressure, acid base osmotic pressure is very important, ठीक है. membrane permeability, tissue irritability, तो ये सारे regulatory functions में आते हैं. iodine again general metabolic rate, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड हमने पढ़ा. जिंक जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. जिंक का सिग्नल ट्रांसडक्शन और ट्रांसक्रिप्शन में भी रोल रहता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल साइकिल को भी ये रेगुलेट करता है. देन कैल्शियम और क्लोराइड सेल रेप्लिकेशन, सेल डिफरेंशिएशन, सेम सेल साइकिल को रेगुलेट करेगा. देन जनरल मेटाबॉलिक फंक्शन, तो बेसिकली एंजाइम्स जो भी हमने पढ़े हैं वो भी इसमें आएंगे, क्योंकि वो मेटाबॉलिक फंक्शन यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है. मिनरल्स एक्सर्ट करेक्टरिस्टिक इफेक्ट्स ऑन इरिटेबिलिटी ऑफ मसल, नर्व्स. मैग्नीशियम क्या कहते हैं, एंजाइम. बहुत सारे जितने भी आप, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री आपको याद होगी, जब भी आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते थे तो उसमें जब भी फॉस्फेटेशन, जहाँ पे भी फॉस्फोराइलेशन वाली रिएक्शंस होती थी वहाँ पे मैग्नीशियम का रोल बहुत रहता था, है ना. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पे एटीपी लग रहा है, एटीपी के साथ मैग्नीशियम वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. जब भी एटीपी वाली रिएक्शंस होती थी वहाँ पे मैग्नीशियम का रोल होता था. सो मैग्नीशियम का रोल है ग्लाइकोलिसिस में भी. देन सो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल आ गया. देन डाइजेस्टिव फंक्शन में भी है. देन सोडियम और क्लोराइड का अगेन कार्बोहाइड्रेट में इंपॉर्टेंट है. फैट, प्रोटीन डाइजेशन में इंपॉर्टेंट है. फॉस्फोरस तो एटीपी का ही कॉम्पोनेंट है, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी मेटाबॉलिज्म में. आयरन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में, आयरन का एक बीच में, आयरन बीच में रहता है और उसके आसपास हीम जो मॉलिक्यूल होता है पूरा, हीम और ग्लोबिन जो होता है, ठीक है. सो आयरन का रोल आ गया. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट. कोबाल्ट, विटामिन B12 सिंथेसिस. और मिनरल्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं जब वो मेटालो एंजाइम्स होते हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट मेटालो एंजाइम्स. सो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा एलिमेंट है ये आपको याद रखना है, कौन सा एंजाइम है ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है, और वो क्या फंक्शन करता है ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है. क्या फंक्शन करेगा, दिस इज फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट and the enzyme that is also very important. Starting with the copper. So copper में सबसे important आ गया साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. ये जो है ये ऑक्सीडेशन जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन में होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उस टाइम पे जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ पे इंपॉर्टेंट एक एंजाइम रहता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. वो उसमें होता है, दैट इज मेड अप ऑफ द कॉपर एलिमेंट, ठीक है. वो कॉपर से बना होता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑक्सीडेशन, ठीक है. देन सेकेंड लाइजिल ऑक्सीडेज. जो लाइजिन की ऑक्सीडेशन होती है, जब भी आप डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे ना उस टाइम पे इनकी मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये एंजाइम कम बनेगा, ठीक है. इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये एंजाइम कम बनेगा, विच मीन्स दिस फंक्शन विल बी नॉट हैपनिंग. तो ये फंक्शन नहीं होगा. ड्यू टू दिस जो भी आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑब्जर्व होंगे दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली. इसलिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. अगर आपको डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अच्छे से सही करने हैं तो आपको ये टेबल उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो भी इंपॉर्टेंट है. इनडायरेक्टली अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है जहाँ पे इस फंक्शन का रोल बताया जा रहा है इस मिनरल में, इस मिनरल का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. देन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हमने पढ़ा. देन लाइजिल ऑक्सीडेज फॉर लाइसिन का ऑक्सीडेशन. देन सेरुलोप्लाज्मिन, सेरुलोप्लाज्मिन या फेरोक्सीडेज, ठीक है. फेरोक्सीडेज और सेरुलोप्लाज्मिन जब आयरन का यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि सेरुलोप्लाज्मिन इज फॉर कॉपर
ट्रांसपोर्ट। सेरुलोप्लाज्मिन नाम से पता चल रहा है इसमें क्या है, कॉपर है। जब कॉपर का ट्रांसपोर्ट होता है तो सेरुलोप्लाज्मिन से होता है, और फेरोक्सीडेज होता है जब आयरन को यूटिलाइज किया जाता है उस टाइम पे फेरोक्सीडेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स यहाँ पे डाल दिए हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि फेरोक्सीडेज इज फॉर आयरन यूटिलाइजेशन, सेरुलोप्लाज्मिन इज फॉर कॉपर ट्रांसपोर्ट। जब भी प्लाज्मिन होता है, प्लाज्मिन का मतलब होता है कि वो प्लाज्मा प्रोटीन है, बेसिकली इट इज अ प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि उसको बेसिकली सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं वो यूजुअली ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अदर फंक्शंस वो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, जब एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स में, तो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजन 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का। ठीक है, तो उस टाइम पे ये कुछ जब ट्रांसपोर्टेशन में रोल होता है तो वहाँ पे भी ये सेरुलोप्लाज्मिन आप पढ़ोगे, इट इज़ फॉर द कॉपर ट्रांसपोर्ट। उसी तरह से बाकी और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, तो उन सब में प्लाज्मिन लिखा होता है। ठीक है, ये इनको पहचानने का तरीका होता है। दीज आर, जब भी प्लाज्मिन होगा तो विच मीन्स कि ये एक ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में होता है। देन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, MAO, जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे MAO, उस टाइम पे आपको पता चलेगा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है मेटाबॉलिज्म में। मल्टीपल रिएक्शंस को ये कैटाबोलाइज करता है। ठीक है, मल्टीपल रिएक्शंस को ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है मल्टीपल रिएक्शंस में, और बेसिकली बॉडी में अलग अलग ड्रग्स की डिग्रेडेशन करवाता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन करवाता है, और उनकी मेटाबॉलिज्म में ये वेरी इंपॉर्टेंट मोनोअमाइन ऑक्सीडेज MAO। देन यूरिकेज इज अ डिफरेंट थिंग, यूरिएज इज अ डिफरेंट थिंग। यूरिकेज इज फॉर यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म। इन सब में कॉपर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन सब में कॉपर होता है। देन सुपर ऑक्साइड डिस्मटेज, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है ये। सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेज, SOD कहते हैं इसको, सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेज। तो इसमें 3 होते हैं एलिमेंट्स, कॉपर, जिंक एंड मैंगनीज। ये भी आपको याद रखना है कौन से 3 होते हैं इसमें, कॉपर, जिंक एंड मैंगनीज। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द आयरन। आयरन का भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज था उसी तरह से साइटोक्रोम A, B एंड C होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को जो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चीज़ें हो रही होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है। तो उस टाइम पे लास्ट स्टेप पे ऑक्सीडेशन होती है। उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन जो है FADH2 और NADH2 से ट्रांसपोर्ट होता है। जब वो FADH2 और NADH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो वो साइटोक्रोम A, B और C के थ्रू होता है, और लास्ट में होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन बेसिकली कंबाइन करता है। तो उससे पहले ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ तक रीच होना चाहिए, वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। तो जो वो काम करता है दैट इज डन बाय साइटोक्रोम A, B एंड C। तो वहाँ यूबिक्विनोन भी रहता है। तो आयरन जो है दैट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ साइटोक्रोम A, B एंड C, एंड कॉपर इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन करता है, और ये साइटोक्रोम A, B एंड C इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है वहाँ तक। देन इसके अलावा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आपको याद होगा जब TCA साइकिल होगा उस टाइम पे आपने पढ़ा होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को। तो उस टाइम पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है TCA साइकिल में इंपॉर्टेंट होता है, क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीडेशन यानी कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट है। देन NADH डिहाइड्रोजिनेज, अगेन NADH डिहाइड्रोजिनेज अभी जैसे मैं आपको बता रही थी, NADH2 FADH2 जो स्टार्टिंग वाले स्टेप्स होते हैं वहाँ NADH2 FADH2 होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो वहाँ पे होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। देन कैटालेज एंजाइम जब आपने माइक्रो भी पढ़ा होगा उस टाइम पे भी आपने कैटालेज एंजाइम के एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो कैटालेज एंजाइम क्या करता है, H2O2 का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, H2O2 को तोड़ देता है ये वाटर और ऑक्सीजन में। तो कैटालेज जो है वो बेसिकली H2O2 जो है वो ऑक्सीडेशन करती है। तो ये भी एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है।
ठीक है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट H2O2, ब्रेक डाउन कर रहा है, 2 टाइप्स में तोड़ देता है. सो ये इन सब में क्या होता है, आयरन. ठीक है, सो दीज आर ऑल आयरन कंटेनिंग. देन मैंगनीज एक तो हमने ऊपर पढ़ लिया, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज. उसके अलावा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज, दिस इज ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेजेस. सो दीज आर बोथ, ये दोनों मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट होता है. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पायरुवेट के मेटाबॉलिज्म में, ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज प्रोटियोग्लाइकन सिंथेसिस. बेसिकली ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज ये दोनों के दोनों मेटाबॉलिज्म में, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट है. देन कमिंग टू द मॉलिबिडनम. मॉलिबिडनम की हमने टॉक्सिसिटी के बारे में तो डिस्कस किया, बट मॉलिबिडनम की रिक्वायरमेंट भी होती है. ये मॉलिबिडनम के एंजाइम्स भी इंपॉर्टेंट है. ज़ैंथीन डिहाइड्रोजिनेज, बेसिकली डिहाइड्रोजिनेज का मतलब है ऑक्सीडेशन. जितनी भी ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेसेस होते हैं ना, उसमें मॉलिबिडनम का रोल रहता है. ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन जब भी होती है वहाँ पे मॉलिबिडनम का रोल होता है. अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ये भी एक तरीका है याद रखने का. और एग्जाम में अगर कहीं पे भी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, डिहाइड्रोजिनेज मीन्स ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये इसको गलत नहीं मानना. डिहाइड्रोजिनेज मीन्स ऑक्सीडेशन इटसेल्फ. तो अगर कोई 4 एंजाइम्स दे रखे हैं तो उसमें से अगर कोई भी ऑक्सीडेशन का होगा ना, तो आप उसको, अगर एक ही ऑक्सीडेशन है बाकी 3 कोई भी ऑक्सीडेशन वाले नहीं है, तो मान लीजिए वही सही होगा. ठीक है, तो मॉलिबिडनम के लिए ऑक्सीडेशन, ज़ैंथीन डिहाइड्रोजिनेज, सल्फाइड ऑक्सीडेज, देन अल्डिहाइड ऑक्सीडेज, देन सेलेनियम ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज, देन टाइप 1 टाइप 2 डीआयोडीनेजेस. टाइप 1 टाइप 2 डीआयोडीनेजेस जब थायरोक्सिन यानी कि आयोडीन, जो बेसिकली थायरोक्सिन T4 T3 में यूटिलाइजेशन होती है, ओके, वहाँ पे सेलेनियम का रोल होता है. देन हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये अगेन इट इज एंटीऑक्सीडेंट, ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज. देन जिंक में कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्केलाइन फॉस्फेटेज, ल्यूसीन अमाइनोपेप्टिडेज, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जिंक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. जिंक के क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुके हैं, जिंक काफ़ी बार पूछ चुके हैं. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जिंक का कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जब आरबीसी में भी, जब ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, आरबीसी में भी जब ट्रांसपोर्ट होता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होती है. बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में जब भी कन्वर्जन होता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज 1 होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज 2 होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज 4 होता है. ठीक है, 2 बॉडी के सेल के अंदर होता है, 4 बाहर होता है. ये सब चीज़ें जब आप क्लोराइड हैमबर्गर शिफ्ट होता है वहाँ पे भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्वॉल्व होता है. तो इसमें क्या होता है, जिंक होता है. देन एल्कोहल मेटाबॉलिज्म, हाइड्रोलिसिस, सेल रेप्लिकेशन, ये सब इन बेसिक एंजाइम के फंक्शंस हैं. सो दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपने कम्प्लीटली याद कर लेना है. दिस इज़ फ्रॉम द DV रेड्डी बुक, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा. बट दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से इस टेबल को याद रखना है. देन ओके, दिस विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू. सारे डिफरेंट मिनरल्स का बेसिक ओवरव्यू है ये, कि कौन से मिनरल से कौन सी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होती है. ओके, विल स्टडी द कैल्शियम फॉस्फोरस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, विल स्टडी देम इन मच डिटेल, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस दे परफॉर्म, देन द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स विच वी ऑब्जर्व. ओके, so all this we'll study in our next class. Okay, we'll meet tomorrow for our next class to study about the calcium and phosphorus.